बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहे हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, राइट इट्स फैक्टर्स एंड प्रूव दिस। ये वाला क्वेश्चन बुक में तो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बोर्ड के लिए ये वाला क्वेश्चन एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें पहली जो बात लिखी है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसका कंसेप्ट तो हम प्रीवियस लेक्चर में ओहम लॉ में डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि दोबारा से उसने बुक में लिखा हुआ है टॉपिक, तो हम दोबारा से इसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। ये मैंने आपके सामने एक मेटेलिक कंडक्टर बनाया है और ये जो ब्लू डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं उस मेटेलिक कंडक्टर्स के एटम्स हैं। अब इस कंडक्टर के साथ आप लोगों ने एक बैटरी लगा दी जिसकी वोल्टेज V है। अब जैसे हम स्विचेस क्लोज करेंगे तो हम बार बार पढ़ते हैं कि इसके एक साइड हाई पोटेंशियल, एक साइड लो पोटेंशियल हो जाएगी। इस कंडक्टर में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस मटेरियल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन पर चार्ज नेगेटिव होगा, उन फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला E/Q होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मैग्नीट्यूड E होती है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगी वो E/E हो जाएगी। तो इस फोर्स की वजह से वो वाले इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूँ आप बना लें कि यहाँ पर सपोज करें ये आपका जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं रेड कलर का शो कर रहा हूँ, और अपनी मोशन के दौरान ये मूव कर रहा है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ये अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों मूव कर रहा है कि इस पर ये वाली इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। अब अपनी मोशन के दौरान कंडक्टर के एटम के साथ ये क्या करेगा, कोलाइड करेगा, या इन अदर वर्ड्स यूँ समझ लें कि कंडक्टर्स के एटम इसकी मोशन को अपोज करेंगे। तो जब इसने आकर इसके साथ कोलाइड की है तो इस कोलिजन के दौरान इसकी कुछ एनर्जी का लॉस हो गया है ना। किसकी कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस हुआ है, और इसने अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इस कंडक्टर के एटम को दे दिए। इलेक्ट्रॉन कोलिजन करने के बाद इस तरफ आ गए, इसने दूसरे एटम के साथ कोलाइड किया है, अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट जब उसको दिया है तो वो वाइब्रेट करना शुरू हो गया है। इलेक्ट्रॉन यूँ समझ लें इस तरफ आ गया, यहाँ पर कोलिजन किया है, ये वाइब्रेट करना शुरू हो गया एंड सो ऑन। इसका मतलब ये तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन का वैसे पाथ आपको शो किया है ना। इस तरह जब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गुजर रहे होंगे तो कंडक्टर के एटम के साथ वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, या इन अदर वर्ड यूँ समझ लें कि कंडक्टर्स के एटम या मॉलिक्यूल्स उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो कंडक्टर्स के एटम्स उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को जितनी अपोजिशन ऑफर करेंगे, देन दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तब हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों मैंने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी है। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन, रेजिस्टेंस बेसिकली अपोजिशन है ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस। देखिए सब्सटेंस ही है ना, सब्सटेंस का मतलब कि सब्सटेंस के एटम या मॉलिक्यूल जितनी अपोजिशन ऑफर कर रहे हैं किसको, टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जब यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन अप मूव कर रहे हैं तो जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मतलब क्या है, सब्सटेंस के एटम या मॉलिक्यूल्स हैं जो जितनी उसको अपोजिशन ऑफर करेंगे उसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का नाम देंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स में अगर हम कुछ मेटेलिक कंडक्टर्स ले लेते हैं, लेट्स से सिल्वर है, कॉपर है, इस तरह आप लोगों के पास AU सिंबल होती है गोल्ड की, या एल्युमिनियम वगैरह है। ये जो मैंने कुछ मेटेलिक कंडक्टर्स लिखे हैं, AG सिल्वर, CU कॉपर, AU गोल्ड और AL एल्युमिनियम की सिंबल है। इन मेटेलिक कंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल होने का मतलब यह है कि जब यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो इन मेटेलिक कंडक्टर से जो एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को बहुत लेस अपोजिशन ऑफर करेंगे। जब लेस अपोजिशन ऑफर करेंगे तो हम बोलेंगे इनकी रेजिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल रेजिस्टेंस होगी। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन में होती है, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को आप इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन में इसको क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जब एक बॉडी एक बॉडी है ना, जिस तरह इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह ये रोड है, इसके ऊपर एक टायर मूव करता हुआ जा रहा है, और रोड के ऊपर जब टायर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो टायर रोल कर रहा है ना,
तो रोड जो है वो टायर की मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी रोड जो है वो उस टायर की मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इन दोनों के दरम्यान में, रोड और टायर के दरम्यान में जो अपोजिशन है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। और इस फ्रिक्शन का मेजर इफेक्ट क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ये बच्चे हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं ना। रोड और टायर, जब रोड के ऊपर टायर मूव करेगा तो रोड उसकी मोशन को अपोज करेगा, उस अपोजिशन की वजह से फ्रिक्शन होगी, और फ्रिक्शन ऑलवेज क्या प्रोड्यूस करती है, हीट। इस बात को आप यूँ भी समझ सकते हैं, अगर आसान बात समझाऊँ, आप अपने दोनों हाथ को रब करें, तो दोनों हाथ को जब आप रब करने के लिए वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन तो करेंगे ना, वैसे हाथ खुद ब खुद रब तो नहीं हो रहे ना, तो बेसिकली यू आर डूइंग वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद आपके हैंड्स जो हैं वो हीट अप हो जाएंगे। तो उससे भी बात प्रूव हो रही है कि फ्रिक्शन हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है, हीट ही प्रोड्यूस करती है। वो रोड और टायर के दरम्यान में समझ लें, या आप अपने दोनों हैंड्स को रब करें, तो तब भी फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो फ्रिक्शन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो, फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस हीट, ये बात याद रखनी है। तो बात बच्चों बुक में ये लिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इट इज़ जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन, कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो भी जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन ही है। फ्रिक्शन में भी अपोजिशन हो रही है और रेजिस्टेंस में भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या ऑफर हो रही है, अपोजिशन ऑफर हो रही है। तो जस्ट लाइक फ्रिक्शन जिस तरह हीट प्रोड्यूस होती है, तो इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन की वजह से भी क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन की वजह से हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, देखिए अभी समझाया कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्यूरिंग देयर मोशन जब ये कंडक्टर के एटम के साथ कोलाइड करेगा, तो उस कोलिजन के दौरान अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट किसको देगा, उस कंडक्टर के एटम को देगा। कंडक्टर का एटम वो एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का कुछ पार्ट अब्जॉर्ब करेगा, तो वो कंडक्टर का एटम अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करने लग जाएगा। उसकी वाइब्रेशन की वजह से, हमें ये तो पता है ना टेम्परेचर का और एवरेज काइनेटिक का डायरेक्ट रिलेशन है, तो जब वो एटम अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करने लग गया है, तो उस पर्टिकुलर एटम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। इस एटम की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर अब क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम के साथ कोलाइड करेगा, तो हर कोलिजन के दौरान माइन्यूट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो फ्रिक्शन जो होती है उसको हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और इस फ्रिक्शन की वजह से हर कोलिजन के दौरान माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही होगी। अब बच्चों हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की। हालांकि इससे प्रीवियस टॉपिक में हम इसकी यूनिट को डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इस टॉपिक में दोबारा से लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं दोबारा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होती, OHM। इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और इस सिंबल को हम रीड करते हैं ओमेगा। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगी वो ओम होगी, OHM, और इसको जिस सिंबल से डिनोट करते हैं वो ये वाली सिंबल है, और इस सिंबल को हम क्या रीड करेंगे, ओमेगा रीड करेंगे। अब अगर आप चाहें तो हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं 1 ओम को। आप यूँ कह लें कि डिफ़ाइन करें 1 ओम को, या यूँ भी क्वेश्चन आ सकता है डिफाइंड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, या एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को आप लोग डिफ़ाइन करें। इसको डिफ़ाइन करने के लिए आपको ओम लॉ रिलेशन लिखना पड़ेगा, V = IR होता है। आप R को यहाँ से अलहदा कर लें, तो और R किसकी इक्वल हो जाएगा, V/I की इक्वल हो जाएगा। यानी R अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो R किसकी इक्वल हो जाएगा, V/I हो जाएगा। अब R की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, R अगर 1 ओम हो तो V पोटेंशियल डिफरेंस का हम कितना लिखेंगे, 1 वोल्ट, और करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितने एम्पेयर हो जाएगा, 1 एम्पेयर करंट हो जाएगा। मतलब इस फार्मूले में आप लोगों ने सबको यूनिट्स पुट कर दी हैं और सब के साथ 1 लिख दी है। अब आप लोग इस बात को यूँ समझें, इस कनेक्टर के एंड पे प्लस और माइनस का मतलब क्या है, हम लोगों ने इस कनेक्टर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कनेक्टर में से करंट I फ्लो कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन मैंने शो की है, ठीक है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस कंडक्टर में के अक्रॉस, अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, और उसकी वजह से
अगर इस कंडक्टर में से करंट कितना फ्लो करे, 1 एम्पेयर करंट फ्लो करना शुरू हो जाए, तो फिर इस मटेरियल की या इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो कितने ओम होगी, 1 ओम होगी। यानी अगर 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे ड्यू टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल और कंडक्टर इज इक्वल टू 1 ओम होगी। तब हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो बच्चों मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी कि रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम, कि इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगी, व्हेन 1 एम्पेयर करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड्स, कि अगर इस कंडक्टर के एंड पे हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, उसकी वजह से 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे, तो उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओम की इक्वल। अब बच्चों हम बात करते हैं फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। हम लोगों ने पहले भी फैक्टर लिखे थे ओम लॉ के अंदर भी, लेकिन अब हमने जो फैक्टर पहले सिर्फ लिखे थे अब हम उनको डिटेल से यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। तो रेजिस्टेंस के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर रेजिस्टेंस जिस पे डिपेंड करती है वो आपका लेंथ है। अगर हम कंडक्टर के लिए लिख रहे हैं फैक्टर, तो पहला फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। दूसरा फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, लेंथ को चले हम एल से डिनोट कर लेते हैं। दूसरा फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर को हम ए से डिनोट कर देते हैं। थर्ड फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो आपका नेचर ऑफ मटेरियल होगी। नेचर ऑफ मटेरियल, कि जिस मटेरियल का बात कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। नेचर का मतलब मैंने आपको बताया था कि उसके एटम या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी है, क्योंकि अरेंजमेंट चेंज होने से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपोजिशन की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेचर पे डिपेंड करेगी। और फोर्स फैक्टर जिस पे डिपेंड करेगी वो टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ये 4 फैक्टर हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। इनके कुछ रिप्लेसमेंट वर्ड्स भी होते हैं। इन दोनों को हम एक सिंगल वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। उस वर्ड को हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर बार बार मैं इसलिए वर्ड बोल देता हूँ क्योंकि चैप्टर है ही बेसिकली कंडक्टर्स के बारे में। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर का जो रिप्लेसमेंट वर्ड होता है वो फिजिकल स्टेट भी होता है। ये आप लोगों ने ओहम्स लॉ के अंदर ये रिप्लेसमेंट वर्ड ही यूज़ किए थे। तो वैसे नॉर्मली तो हम यही वाले फैक्टर लिख रहे होते हैं, वैसे हम इसका एक फैक्टर फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हैं। एक और फैक्टर भी आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए याद रख लेना है, वो स्ट्रेस है। यानी अगर कभी एमसीक्यू आ जाए रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, तो आप स्ट्रेस ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस स्ट्रेस पे भी डिपेंड करती है। स्ट्रेस पे कैसे डिपेंड करती है, देखिए स्ट्रेस के बारे में अगर आपको याद हो तो स्ट्रेस बेसिकली क्या चीज़ थी, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया थी। यानी जब किसी बॉडी पर स्ट्रेस लगती है तो उससे बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आती है। उस डिफॉर्मेशन की वजह से अगर बॉडी की लेंथ या एरिया चेंज हो जाए तो उसकी रेजिस्टेंस फिर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ना कि रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रेस पे भी डिपेंड करती है, कि जब किसी बॉडी पर स्ट्रेस लगेगी उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आएगी, और उस डिफॉर्मेशन की वजह से अगर बॉडी की लेंथ और एरिया चेंज होंगे तो रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड तो करती है। तो लेंथ और एरिया कैसे चेंज हो सकते हैं, अगर बॉडी पर क्या लगे, स्ट्रेस लगे। तो अगर कभी एमसीक्यू के लिए याद रख लेना है कि रेजिस्टेंस का अगर ऑप्शन लिखा हो ना स्ट्रेस भी लिखा हो, तो हम स्ट्रेस को भी चूज़ करेंगे कि स्ट्रेस पे भी डिपेंड करती है, लेकिन स्ट्रेस पे इनडायरेक्ट डिपेंड करती है कि स्ट्रेस लगने से एरिया या लेंथ चेंज होंगे तो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस टॉपिक का बच्चों हम पढ़ेंगे कैसे। आप लोगों ने अभी जो फार्मूला ये वाला प्रूव करना है, इसके अंदर हम इन 2 फैक्टर को डिस्कस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट एक और फार्मूला बनाएंगे, उसके अंदर हम इन 2 फैक्टर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में जब बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी थी तो उसमें एक वक्त में 3 वेरिएबल थे, प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट। तो उस जब बर्नौलीज इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी हम उसको सही तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे, और उसके बाद उसको 2 और साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, टोरिसेली ने और वेंचुरी ने। तो बर्नौलीज इक्वेशन को हम सही तरह अंडरस्टैंड करने का ये मतलब नहीं कि हम उसका प्रूफ नहीं हमें समझ आया था, प्रूफ हमने कर लिया था, लेकिन वेरिएबल 3 थे ना, प्रेशर, हाइट और वेलोसिटी। तो उन तीनों का आपस में लिंक क्या था वो हमें समझ नहीं आ रहा था। उसकी वजह ये थी कि उसमें मोर देन 2 वेरिएबल थे। तो किसी भी इक्वेशन में अगर मोर देन 2 वेरिएबल्स हो जाएं तो उन वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप जो होता है वो इतना इजी नहीं होता अंडरस्टैंड करना। यही वजह है यहाँ पर इस टॉपिक में उसने रेजिस्टेंस डिपेंड तो 4 फैक्टर पे कर रही है। पहले उसने इन 2 फैक्टर को रिलेशन डेवलप किया है बाय कीपिंग दीज 2 कांस्टेंट।
फिर नेक्स्ट हम एक और अगले टॉपिक में जाके फार्मूला बनाएंगे, उसके अंदर इन दो फैक्टर को वेरिएबल करके इनका रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन देखेंगे बाय कीपिंग दीज टू पैरामीटर्स कांस्टेंट। तो हम इसलिए दो फैक्टर को एक वक्त में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि फिजिक्स के अंदर जब हम इक्वेशन बना रहे होते हैं तो उस इक्वेशन में मैक्सिमम अगर कितने वेरिएबल्स हों, 2 ही वेरिएबल्स हों, तो उनके रिलेशनशिप को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अभी हम बस इन दो को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं। अब चाहें तो आप इसका प्रूफ हेडिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि अब हम इस फार्मूले का प्रूफ करने लगे हैं। जो फार्मूला है ना, R इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए, इसके लिए बच्चे आप लोगों ने अज्यूम कर लेना है। अब ये लिखेंगे कंसीडर वी हैव ए कंडक्टर, आपका ऐसे कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A के इक्वल है। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस सबसे पहले डिपेंड करती है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। तो हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशनशिप है। इन बातों को बच्चे समझने की कोशिश भी करनी है। मैं आपके सामने ना दो कंडक्टर बनाता हूँ, एक ये मैंने कंडक्टर बना दिया, इसके साथ एक और नीचे कंडक्टर बना रहा हूँ, उसकी लेंथ मैंने थोड़ी ज़्यादा बना दी है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप लेंथ ऑफ कंडक्टर का रिलेशन देखना चाह रहे हैं ना रेजिस्टेंस के साथ, तो उसके अंदर जो दोनों कंडक्टर्स आप लोगों ने बनाने हैं, इन दोनों कंडक्टर्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखना है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि दोनों का एरिया सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट है। खुद सोचो, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बैटरी में नहीं लगा रहा, माइंड में रख रहे हैं बैटरी लगी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से पास कर रहे हैं और यूं गुजर रहे हैं। ये जिगजैग मोशन का मतलब क्या है कि वो कुलियन की वजह से इनकी मोशन जिगजैग है। इस कंडक्टर के अंदर भी ऐड हुए हैं, जिगजैग मोशन हो रही है, कुलियन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। बहुत आसान सी बात है। किस केस में आपको लग रहा है ज़्यादा कुलियन ऑफर हुए हैं? ऊपर वाले कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कुलियन ऑफर हुए हैं या नीचे वाले में? नीचे वाले कंडक्टर में ज़्यादा कुलियन ऑफर हुए हैं। ये बात अपने माइंड में रखें। ये कंडक्टर है, इसके साथ बैटरी लगी हुई है। अब हम हर दफ़ा बैटरी नहीं लगाया करेंगे, अब खुद से सोच लिया करेंगे कि बैटरी लगी हुई है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स किसी प्रॉपर डायरेक्शन में विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इस केस में हमें पता है ज़्यादा कुलियन ऑफर हो रहे हैं, ऊपर वाले केस में कम कुलियन ऑफर हो रहे हैं। तो जिस केस में ज़्यादा कुलियन ऑफर होंगे उस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो मुझे बताओ, ऊपर वाले कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपोजिशन ऑफर हुई है नीचे वाले में? नीचे वाले केस में ज़्यादा अपोजिशन ऑफर हुई है। तो नीचे वाले कंडक्टर की क्या ज़्यादा है? लेंथ ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस का और लेंथ का आपस में कौन सा है? डायरेक्ट रिलेशन है। कुछ समझ आई बात ही नहीं। इसको वैसे याद नहीं कर लेना, फिजिकली फीलिंग भी इसकी लेनी है कि वाकई आपको समझ आए कि इस केस में कुलियन ज़्यादा हो रहे हैं। जितने कुलियन ज़्यादा होंगे उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में कुलियन नीचे वाले में ज़्यादा है, तो नीचे वाले की क्या ज़्यादा है? लेंथ ज़्यादा है। जितनी लेंथ ज़्यादा उतनी कुलियन ज़्यादा, मीन उतनी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। और इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब आप लेंथ को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो फिर आप लोगों ने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों वायर का सेम रखना है। दूसरा फैक्टर जो बच्चे आप लोगों ने पढ़ना है, क्योंकि अभी हम जो फार्मूला बना रहे हैं उसमें दो ही फैक्टर हैं, एक एरिया और लेंथ। दूसरा फैक्टर जो है वो उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो जिस तरह ऊपर वाले फैक्टर में मैंने बोला था, जब आप लेंथ को स्टडी करना चाह रहे थे तो एरिया सेम रखा था। अब अगर आप एरिया को स्टडी करना चाह रहे हैं तो जो कंडक्टर आप बनाएंगे उन कंडक्टर के आप लोगों ने फिर लेंथ को क्या रखना है? सेम रखना है। तो मैं ये आपके सामने बोर्ड पे दो मैंने कंडक्टर ड्रॉ किए हैं। वैसे मैंने अपनी तरफ से इनकी लेंथ सेम रखी है, बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिफरेंट कर दी है। एक चीज़ ज़रा समझने की कोशिश करें। सपोज़ करें यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ है, यूँ कुलियन करके वो पास कर गया। यहाँ से इंटर हुआ है, यूँ कुलियन करके पास कर गया। अब हमें ये पता है कि इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, लेकिन लेंथ तो सेम है ना। तो जितने कुलियन इसको इधर ऑफर हुए हैं इतने कुलियन इधर भी तो ऑफर हुए हैं, कुलियन सेम है। तो लग रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो दोनों केस में सेम होगी। हालांकि ऐसा नहीं होता, बल्कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम ए से डिनोट करें तो हम ये कहते हैं रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा। यानी यहाँ से ये लग रहा है कुलियन सेम है क्योंकि लेंथ सेम है। फील करो ना, यूँ इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, अगर लेंथ बराबर होगी तो इक्वल कुलियन होंगे ना। तो लेकिन वो ये बुक में लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्स रिलेशन है। हमें यहाँ से लग रहा है कि कुलियन सेम है तो रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। लेकिन बुक में ये रिलेशन है कि रेजिस्टेंस जो है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इन्वर्स रिलेशन है। मीन जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा
नीचे वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, लेकिन हमें ये लग रहा है कि रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। आपको बात मेरी समझ आ रही है ना। अब आप लोगों ने इसको खाली याद नहीं कर लेना कि रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ बस इन्वर्स रिलेशन है। इसके अब आप लॉजिक पे बात करेंगे कि रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इन्वर्स रिलेशन कैसे आ गया है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने रेजिस्टेंस को कुलियन की फॉर्म में समझा है। तो इधर कुलियन ज़्यादा थे, उधर कुलियन कम थे, तो मैं समझ आ गया था। लेकिन यहाँ पर कुलियन तो बराबर हो रहे हैं। अगर कुलियन अगर आपको बराबर किसी जगह नज़र आ रहे हों, यानी रेजिस्टेंस अगर आपको कुलियन से एक्सप्लेन ना हो रही हो, तो फिर उस जगह पर हम रेजिस्टेंस को करंट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये बात आप लोगों ने अपने पास लिख लेनी है। अगर किसी जगह आपको कुलियन इक्वल नज़र आ रहे हों, तो फिर उस केस में हम रेजिस्टेंस का कंसेप्ट जो है वो किस फॉर्म में स्टडी करते हैं, करंट की फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो ये हमें समझ तो आ गया कि लेंथ के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन क्यों है। एरिया के साथ इन्वर्स मैंने लिख तो दिया है, लेकिन इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं कि रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इन्वर्स रिलेशन कैसे हो गया। बोर्ड में बच्चों अगर आपका प्रूफ चल रहा है ना, आप असल में हम तो क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं ना रेजिस्टेंस का फार्मूला, तो फिर आप लोगों ने रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ जो इन्वर्स रिलेशन है इसकी जस्टिफिकेशन नहीं लिखनी। लेकिन ये अगर आपका अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए ना कि आप जस्टिफिकेशन दें कि कैसे रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है, तो इसकी जस्टिफिकेशन की हम बात करते हैं। लेकिन ये वाली जस्टिफिकेशन अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में यूँ आएगा, जस्टिफाई दैट कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस बात को आप जस्टिफाई करें, लेकिन जस्टिफिकेशन जो है वो उस प्रूफ का पार्ट नहीं है। ये अलहदा से आपका बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये बात आपको समझ आ गई। अब हम इस बात को जस्टिफाई करते हैं। यही दो कंडक्टर ले लें, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A1 अज्यूम कर लेते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, और हमें यहाँ से नज़र आ रहा है A2 जो है वो ग्रेटर है किससे, A1 से। A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है A1 से। करंट का फार्मूला आपको पता है I इज़ इक्वल टू Q/T होता है। इस Q को हम किस Q को लिख सकते हैं, NE भी तो लिख सकते हैं ना। ये हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया था। Q को हम क्या लिख सकते हैं, N × E/T, ठीक है। T तो वही है, Q को NE लिख दिए। N यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, N बेसिकली नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स हैं। नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर मीन वो पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर वो पार्टिकल या चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। आपका क्या ख्याल है, अगर इसके अंदर नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर को मैं N1 लिखता हूँ, इस कनेक्टर के अंदर नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर N2 है, ये बात कंफर्म है कि इन दोनों मटेरियल का टेम्परेचर भी सेम है और दोनों की नेचर भी सेम है, क्योंकि चार फैक्टर थे ना, हम दो को स्टडी कर रहे हैं ना, तो इसमें नेचर भी दोनों की सेम है। मतलब अगर ये गोल्ड का पीस है तो ये भी गोल्ड ही है, ठीक है, नेचर सेम होगी, टेम्परेचर भी दोनों का सेम है। अब हम देख रहे हैं N1 और N2 क्या हैं। N बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्या हैं, चार्ज कैरियर्स हैं। चार्ज कैरियर वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो मुझे ये बताएं, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उसमें चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे, या जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उसमें चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे। जाहिर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उसमें चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे, और किससे, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। अब यूँ समझें कि इसके नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा होंगे। जब इसके नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि दोनों की नेचर तो सेम है। अच्छा, अब ये बात होगी I = NE/T है। अब हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि आपके पास I का और N का आपस में कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जिस केस में नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे, जिस मटेरियल में नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे, यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर ज़्यादा होने से करंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सो फ्राम अबव इक्वेशन, अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन से देखें तो जिस मटेरियल, जिस कंडक्टर के अंदर उन दोनों में से चार्ज कैरियर ज़्यादा है उसका करंट भी ज़्यादा है। तो N2 वाला जो मटेरियल है उसमें चार्ज कैरियर ज़्यादा है तो उसका करंट भी ज़्यादा होगा। तो I2 करंट ग्रेटर होगा किससे, I1 से। I2 मतलब इस नीचे वाले में जो करंट फ्लो कर रहा होगा उस करंट को हम I2 बोल रहे हैं ना। इसमें से करंट I2 है, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है। तो I2 करंट ज़्यादा है किससे, I1 से। अब हमें पता है रेजिस्टेंस का और करंट का तो आपस में इन्वर्स रिलेशन है। ये मैंने बोला था ना कि अगर रेजिस्टेंस का कंसेप्ट कुलियन से समझ ना आए
तो रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को कहाँ से समझोगे, रेजिस्टेंस से समझोगे। तो अब देख लें मैंने वही लिखा है, ओम लॉ के अकॉर्डिंग आर और आई का इन्वर्स रिलेशन है, जिसमें करंट कम है। कौन सा करंट कम है, I1 कम है ना, इस ऊपर वाले में करंट कम है, तो जिसमें करंट कम होगा उसकी रेजिस्टेंस फिर ज़्यादा होगी। तो ऊपर वाले में करंट कम है तो इसका मतलब कि ऊपर वाले की रेजिस्टेंस R1 होगी ना, यानी 1 वाले सारे पैरामीटर इसके हैं और 2 वाले पैरामीटर सारे नीचे वाले के हैं। तो R1 जो रेजिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी किससे, R2 से। दोबारा बता रहा हूँ, जिसका करंट कम उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा, I1 की रेजिस्टेंस R1 फिर ज़्यादा होगी दैन किससे, R2 से। अब आप लोगों ने इस इक्वेशन से देखें, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 कह दें या सिंस करके दोबारा उसे लिख दें। सिंस हम लोगों ने क्या लिखा था, A2 ग्रेटर था किससे, A1 से, सिंस कर दें उसको। इक्वेशन में इसको इसलिए नहीं कह रहा है, इक्वेशन के लिए इक्वल होना ज़रूरी होता है ना, तो आप उसको दोबारा रेफरेंस यूज़ कर लें। अब देखें, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका एरिया कम है, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका एरिया कम, और जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसका एरिया ज़्यादा हुआ। इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें आपस में तो आपका क्या ख्याल है, रेजिस्टेंस ज़्यादा एरिया कम, रेजिस्टेंस कम एरिया ज़्यादा, कंपेयर करेंगे तो रेजिस्टेंस का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर आपका पेपर में कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए ना कि रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इन्वर्स रिलेशन कैसे है, तो ये बच्चों इसकी सारी जस्टिफिकेशन है। यहाँ से प्रूव हो गया एंड पे कि रेजिस्टेंस का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। ये बोर्ड में अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इस शॉर्ट क्वेश्चन को इस जो आप प्रूफ कर रहे हैं इसके अंदर लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं है। दोबारा प्रूफ की तरफ आप वापस आ जाते हैं। हमें समझ आ गया कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कौन सा है, इन्वर्स रिलेशन है। अब बच्चों आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंबाइन कर लें। अगर बच्चों हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंबाइन करते हैं तो इधर भी आर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, उसको एक दफ़ा लिख लेंगे और L/A हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म कर दें तो रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू रो L/A हो जाएगा। ये आप लोगों ने फार्मूला प्रूव करना था बहुत सिंपल से स्टेप से। यहाँ पर ये जो आपको सिंबल नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम पढ़ते हैं RHO, RHO। और ये जो रो है ये बेसिकली एक ग्रीक लेटर है। ये जो सिंबल आप लोग यूज़ करें ये वाली, ये एक ग्रीक लेटर है और इस ग्रीक लेटर को हम क्या रीड करते हैं, रो रीड करते हैं। और यहाँ पर रो बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट है रो और इसको हम बोलते हैं कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी इस फार्मूले में जो आपको ये नज़र आ रहा है कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को क्या रीड करेंगे, रो रीड करेंगे। और ये जो सिंबल है ये कौन सा लेटर है, एक ग्रीक लेटर है। और इस रो है क्या चीज़ असल में, इसको हम कहते हैं कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसका दूसरा नाम क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा। तो अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रूव करें R इक्वल टू रो L/A, तो यहाँ से अब आप उसको ईजिली प्रूव कर सकते हैं। अब बच्चों हम प्रूफ के बाद पहले इसके MCQ करते हैं, उसके बाद हम रेजिस्टिविटी को दोबारा डिस्कस करेंगे। देखिए एक तो सीधा सीधा आपका MCQ नज़र आ रहा है कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन। मैंने बताया था ये टॉपिक MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहले उन्हीं पर बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस का लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपका सवाल आ जाए तो हम कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बहुत आसान सी बात। इसी तरह अगर आपके MCQ आते हैं कि रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर वो कहते हैं कोई कंडक्टर है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 3 टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 3 टाइम इंक्रीज़ करने से उसकी रेजिस्टेंस 3 टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी ना, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। इसको 3 टाइम इंक्रीज़ करोगे तो ये 3 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगी। या अगर वो यूँ आपसे कह दे कि अगर हम वो कहते हैं कि वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ़ कर देते हैं, अगर आप इसको हाफ़ करोगे तो फिर इसने हाफ़ होना है, इसने हाफ़ नहीं होना, इसने क्या हो जाना है, डबल हो जाना है। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ़ करोगे तो रेजिस्टेंस ने क्या हो जाना है, डबल हो जाना है, क्योंकि इन दोनों का आपस में कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है रेजिस्टेंस का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। अब जो ये जो एरिया है ये आपको समझ आया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फार्मूला तो πr² होता है, यानी A इक्वल टू πr² होता है। तो इस फार्मूला में ये जो R1/A लिखा हुआ है इसकी जगह पर मैं R² भी तो लिख सकता हूँ ना। तो रेजिस्टेंस का R² के साथ भी इन्वर्स रिलेशन होगा। R क्या चीज़ है, उस वायर का रेडियस है ना, जिस वायर में करंट का फ्लो आप डिस्कस कर रहे हैं उस वायर का रेडियस है। अब अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आपने पाई क्यों नहीं लगाया। देखिए पाई तो यहाँ पर कांस्टेंट है ना,
और जब ये वाली सिंबल लगी हो तो फिर यहाँ पर हम कांस्टेंट फार्मूले के अंदर शो नहीं करते, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा। इसलिए वायर के अगर रेडियस के क्वेश्चन आ जाएँ तो फिर भी आप इसको इस मेथड से बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बच्चे इस तरह जिस तरह मैंने इसके डबल हाफ 3 टाइम के क्वेश्चन बनाए हैं, रेडियस के भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसको इवन हम इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, R1/R2 इक्वल टू इन्वर्स रिलेशन है ना R2 का स्क्वायर ओवर R1 का स्क्वायर। इसके क्वेश्चन यूँ आ जाएंगे ना, सपोज करें आपका एमसीक्यू ये आता है कि 2 वायर्स हैं, आपका कोई सी 2 वायर्स हैं और उन वायर्स के आपको रेडियस की रेशियो गिवन है 2:1। 2 वायर्स हैं, उनकी रेडियस की रेशियो 2:1 गिवन है और आपका एमसीक्यू आ गया है कि उन वायर की रेजिस्टेंस की रेशियो बताओ। ये स्मॉल आर किसकी रेशियो है, रेडियस है ना, रेडियस की रेशियो गिवन है और आपसे डिमांड ये कर रहा है कि उनकी रेजिस्टेंस की रेशियो बताओ। तो हमें पता है कि इनका आपस में कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो जब वैल्यूज़ पुट करोगे तो ऊपर पहले 2 आ रहा है तो 2 वाले की वैल्यू लिखोगे तो 2 वाले की वैल्यूज़ कितनी है, 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और R1 की वैल्यू कितनी है 2, तो नीचे किसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इनकी रेजिस्टेंस की रेशियो जो बनेगी वो 1:4 होगी। एक तो वैसे डबल हाफ के क्वेश्चन आएंगे, एक इस तरह के रेशियो के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों आपको ये चीज़ तो पता है जो रेडियस होता है वो किसके इक्वल होता है, वायर के डायमीटर बाय 2 होता है ना। ये डी यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वो वायर के किसके लिए है, डायमीटर के लिए। तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर बाय 2 होता है। तो अगर आप इस फार्मूले को रेडियस की फॉर्म में लिख सकते हैं तो इस फार्मूले को आप डायमीटर की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना। तो रेडियस किसकी इक्वल हो जाएगा 1/r का स्क्वायर करेंगे तो डी का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही यहाँ आएगा ना, तो डायमीटर का भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर नीचे 2 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, उसकी वजह अगेन वही है, जिस तरह यहाँ पर पाई क्यों नहीं लिखा था, ये वाली सिंबल आ जाए तो कांस्टेंट क्यों नहीं लिख से। तो यहाँ पर भी नीचे 2 का स्क्वायर इसलिए नहीं लिखा कि ये वाली सिंबल आ जाए तो कांस्टेंट को शो नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट बच्चे ये हुआ, एक आप लोगों ने ये वाला फार्मूला अपना माइंड में रखना है, एक आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए ये वाला फार्मूला माइंड में रखना है, और एक अभी आप लोग जो पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कौन सा है, इन्वर्स रिलेशन है, उनको भी माइंड में रखना है। ये रेडियस, ये डायमीटर और ये कौन सा एरिया। एक इनके सवाल इस तरह के डबल हाफ के क्वेश्चन आएंगे, एक इनके किसी के भी क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं, रेशियो के क्वेश्चन भी बन सकते हैं और रेडियस और डायमीटर के क्वेश्चन भी उसी टाइप के आ सकते हैं। सपोज करें आपके एमसीक्यू ये आ गया है कि एक वायर है, उस वायर के डायमीटर को मैंने 4 टाइम इंक्रीज़ कर दी। एक वायर है उसके डायमीटर को 4 टाइम इंक्रीज़ कर दी है, तो बताएं उसकी रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वायर के डायमीटर को 4 टाइम इंक्रीज़ करने से उसकी रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इन्वर्स रिलेशन है। आपको पता है ना दोनों साइड हम लोगों ने बैलेंस करनी होती है, तो अब आर के नीचे ऐसा नंबर लिखना है कि दोनों साइड बैलेंस हो जाए। तो डायमीटर को तो उसने 4 टाइम इंक्रीज़ किया है, लेकिन यहाँ पर तो डी का स्क्वायर लिया जा रहा था तो उस 4 का भी स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पर ऐसा नंबर लिखेंगे दोनों साइड बैलेंस हो, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो वायर के डायमीटर को 4 टाइम इंक्रीज़ करने से उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो 16 टाइम जो होगी वो पहले से रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह अगर वो कहता है वायर के डायमीटर को हम 4 टाइम डिक्रीज़ कर दें तो फिर रेजिस्टेंस 16 टाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। एक बहुत फेमस बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिखा है, इसको एक नज़र रीड करते हैं। इसमें लिखा है व्हाट इज इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ़ वी डबल इट्स लेंथ। आप लोगों ने इसकी लेंथ को डबल किया है। अब लेंथ को डबल तो किया है लेकिन बाय एक्सटेंशन लिखा हुआ है, तो इसमें जो की वर्ड है ना वो एक्सटेंशन है। यानी अगर हम ये क्वेश्चन इतना होता ना व्हाट इज इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ़ वी डबल इट्स लेंथ, इतना ही क्वेश्चन होता, फिर तो बहुत आसान सी बात थी कि रेजिस्टेंस का लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन, लेंथ डबल हुई तो रेजिस्टेंस ने भी डबल हो जाना था। लेकिन इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि वो लेंथ को डबल कर रहा है बाय एक्सटेंशन। इसमें की वर्ड जो है वो एक्सटेंशन है। अब एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन जब बोर्ड में आएगा तो एक्सटेंशन वर्ड भी यूज़ कर सकता है और स्ट्रेचिंग वर्ड भी यूज़ कर सकता है, यानी दोनों में कोई भी वर्ड यूज़ हो सकता है, एक्सटेंशन या स्ट्रेचिंग। अगर ये वर्ड दोनों यूज़ हो जाएं तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई आप नहीं कर सकते। अगर इस मेथड से करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग आएगा। मैं थोड़ी सी फीलिंग आपको देता हूँ इसमें क्यों फ़र्क पड़ेगा। देखें सपोज़ करें ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अब आप लोगों ने इसकी लेंथ को खाली डबल नहीं किया, आप लोगों ने इसको डबल किया है बाय स्ट्रेचिंग, यानी इसको खींच के इसकी लेंथ को डबल किया है। तो अगर इसको आप स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को डबल करोगे तो आपको क्या लगता है जब लेंथ डबल होगी
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका उतना ही रहेगा। लेंथ अगर डबल हुई है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ने पहले से क्या हो जाना है, हाफ हो जाना है। जितने टाइम लेंथ बढ़ेगी उतने टाइम ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ने हाफ भी होना है। अगर आप इसको क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जब एक्सटेंशन या स्ट्रेचिंग के सवाल आएंगे, ज़रूरी नहीं डबल का क्वेश्चन आ जाए, इस डबल की जगह आप एन लिख लेना, आसानी के लिए बता रहा हूँ। एन मतलब यहाँ पर 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो जितने टाइम आपकी लेंथ बढ़ेगी उतने टाइम एरिया ने रिड्यूस हो जाना है। ये आपको समझ आ गई बात की ना, कि अगर आप उसको यूँ खींच रहे हैं तो जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ रही है उसका एरिया वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब आप इसको ज़रा सॉल्व करें, देखते हैं आंसर क्या आता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो फिर प्रॉपर, ये मैं अभी आपको जो मेथड बता रहा हूँ ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। अगर एमसीक्यू में आ जाएगा तो फिर हम इसको डायरेक्ट शॉर्टकट बता दूंगा, उस शॉर्टकट से कर लीजिएगा। लेकिन अगर एमसीक्यू आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो फिर आप लोगों ने थोड़ा इसको इज़्ज़त एहतराम से करना है। तो सिंस करके आप लिखेंगे R इक्वल टू रो L ओवर A। अब आप लोगों ने डायग्राम बना दी है। अब आप लोगों ने इसमें लिख रहे हैं बाय पुटिंग दी वैल्यूज़ पुट करते हैं। R प्राइम इक्वल टू रो, उसने क्वेश्चन में क्या डिमांड की थी, लेंथ को डबल करें। मैंने लेंथ को डबल कर दी है, लेकिन हमें पता है एक्सटेंशन या स्ट्रेचिंग से लेंथ अगर डबल हो तो उससे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो पहले से हाफ हो जाता है। ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, कि कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सेकंड ओवर से नीचे लिखा हुआ है। 4 रो L ओवर A हो जाएगा। थोड़ा और तरतीब से लिखें, 4 को शुरू में लिख दें, रो L ओवर A। अब आप ज़रा गौर करें, ये जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी हुई है इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से पुट कर सकता हूँ ना, क्योंकि रो L ओवर A जो है वो तो उस वायर की ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। अगर इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करें तो रेजिस्टेंस जो होगी वो कितने टाइम बढ़ जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। तो देखें अगर सिंपल क्वेश्चन आता तो रेजिस्टेंस पहले से डबल होती, लेकिन अगर इस मेथड के थ्रू क्वेश्चन आता है तो रेजिस्टेंस डबल नहीं हो रही बच्चों, बल्कि जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर मैंने एन इसलिए लिख दिया है कि ये डिफरेंट ईयर्स में बोर्ड में डिफरेंट वे से क्वेश्चन आया हुआ है। कभी लेंथ को डबल करें, कभी 3 टाइम करें, जो भी आप करेंगे। अगर इधर 3L लिखेंगे तो इधर A/3 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस फिर सॉल्व करोगे तो 9 टाइम्स बन जाएगी। समटाइम इस तरह भी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि उसने वायर की ओरिजिनल रेजिस्टेंस गिवन होती है, लेट कर लेते हैं उस वायर की ओरिजिनल रेजिस्टेंस 100 ओम है। यानी इसी क्वेश्चन में बोर्ड में यूँ क्वेश्चन आ जाता है कि वायर की ओरिजिनल रेजिस्टेंस दे देता है, बाकी सारी कंडीशन यही होती है, और कहता है कि फाइनल रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो आप लोगों ने इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करो। लास्ट स्टेप जब आएगा तो R प्राइम इक्वल टू 4, जो भी R की वैल्यू गिवन होगी उसको यहाँ पर लिख देंगे, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, 400 ओम हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी वही बात है, बस अगर रेजिस्टेंस की ओरिजिनल वैल्यू गिवन हो तो पुट करके भी आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रहेगी बात कि अगर यही वाला एमसीक्यू एज ए शॉर्ट क्वेश्चन की बजाय ये, बल्कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है एज ए एमसीक्यू आ जाए तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू के लिए तो हम इतना लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखेंगे, उसके लिए आप अपने पास एक शॉर्टकट लिख लें। R प्राइम जो न्यू रेजिस्टेंस होगी इक्वल टू होगा n² इंटू R, इक्वल टू क्या होगा, n² इंटू R। n क्या चीज़ है, ये जो जहाँ डबल लिखा है ना, इसके मैंने ऊपर n लिखा था। n क्या चीज़ है, जितने टाइम लेंथ चेंज हो रही है, लेकिन ये शॉर्टकट उस वक्त अप्लाई करना है जब एक्सटेंशन या स्ट्रेचिंग हो रही है। तो n क्या है, लेंथ डबल हो रही है तो n2 होगा। अगर इस एमसीक्यू में लेंथ 3 टाइम लिखी होती तो n3 होता, 4 टाइम लिखी होती तो n4 होता। तो n आपको समझ आ गया है, जितने टाइम उस कंडक्टर की लेंथ में इंक्रीज़ आ रही है। तो इसी सवाल को हल कर लेते हैं डबल के केस में। तो n की जगह यहाँ पर क्या पुट होगा, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 4R। तो देखें 1 सेकंड में आपका आंसर आ गया। लेकिन ये वाला जो शॉर्टकट है ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, आपको बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे। ये आप लोगों ने एमसीक्यू अगर अटैम्प्ट करने हो, और एमसीक्यू अटैम्प्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंडीशन मैंने बता दी है कि एक्सटेंशन हो रही हो और लेंथ में जितने टाइम भी चेंज होगी उसको हम n बोल रहे हैं, तो उस फार्मूले में आप n की वैल्यू पुट करें तो न्यू रेजिस्टेंस आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं।